Hello my dear students, let's start with our next topic, which is example number 4.10. It is the last example of our this chapter. Okay, pay attention. I am reading the question. An insect trapped in the circular groove of radius 12 centimeter. ये एक सर्कुलर ट्रैप है, उसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स r इज इक्वल टू 12 into 10⁻²meter. Moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 सेकेंड. तो यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे कि फॉर 7 revolution it takes 100 सेकेंड. So for 1 revolution it takes how much second? So क्या हो जाएगा 1/7 into 100. तो आंसर होगा 100/7 सेकेंड. क्या हो गया 100/7 सेकेंड. और ये हो गया हमारा पीरियोडिक टाइम t. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पीरियोडिक टाइम क्या होता है. पीरियोडिक टाइम इज अ टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, है ना. तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको इतना टाइम लगेगा. मुझे पीरियोडिक टाइम मिल गया. What is the angular speed and the linear velocity of this motion? हमें एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइंड करना है. ठीक है. सो ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है कि ओमेगा होता है 2π/t. ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. सो 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू और t हो जाएगा हमारा 100/7. रेडी. जब इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 0.44. ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. रेडियन जो है वो एंगल के लिए यूज होता है. ओमेगा की एक फॉर्मूला हमने ये डिफाइन की थी कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, वेयर थीटा इज अ एंगल और एंगल का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकेंड. सो ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. तो ये हो गया आपका एंगुलर स्पीड. एंड नाउ we need to find linear speed. So linear speed v फॉर्मूला है v is equal to r ओमेगा. प्रीवियस थियोरी में हमने इसको सॉल्व किया था. So what is radius? Radius is given by 12 into 10⁻² into omega, which is 0.44. By solving it we will get 0.53 centimeter per second. Okay, sorry. यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 0.53 नहीं आएगा, बट 0.53 इंटू 10⁻² हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. यस, रेडी. ओके. इसका पार्ट बी है एंड इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड. नाउ वी नो दैट in circular motion velocity is changing at each and every point and this velocity is given by the tangent, जो कि हमने previous lecture में देखा था. And we also see that acceleration is always towards the center for each point. So ये point के लिए acceleration का direction ये है, ये point के लिए acceleration यहाँ पे हो जाएगा, ये point के लिए यहाँ पे हो जाएगा, ये point के लिए यहाँ पे हो जाएगा. तो acceleration जो है उसकी वैल्यू सेम रहती है, बट एक्सेलरेशन वेक्टर हर जगह पे अलग अलग है. एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे, कोई पॉइंट पे यहाँ पे है, ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पे होगा. नो डाउट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट. सो व्हाट कैन वी राइट हियर. Acceleration is not a constant vector. रेडी. मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है बट वैल्यू ऑफ इट इज कांस्टेंट.
एंड हमें उसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो ए सी की वैल्यू होगी ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। रेडी, वी की वैल्यू हमें मिल गई है 0.53 इंटू 10⁻², उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका ए सी। ये हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डिराइव किया है। टेक्स्ट बुक में आपको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, उसमें फॉर्मूला भी अलग यूज़ किया है। बोथ द आंसर्स आर सेम। आप ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एंड ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो टेक्स्ट बुक में यूज़ किया है। बोथ द फॉर्मूलाज विल गिव यू द सेम आंसर। So here our theory portion is complete, and now from this lecture we are directly starting our exercise. Ready? Pay attention. Exercise question number 1. State for, I'm reading the question, pay attention. Exercise का पहला question. State for each of the following physical quantities if it is a scalar or vector. आपको कुछ क्वांटिटीज दी है, उसमें से कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, ये आपको डिफाइन करना है। रेडी, चलो पहली क्वांटिटी है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम वो स्केलर क्वांटिटी है ना, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। देन मास, ऑब्वियसली मास भी स्केलर क्वांटिटी है। किलोग्राम, मास मीन्स किलोग्राम, और किलोग्राम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड, सो ये हमने चैप्टर 3 में देख लिया था कि स्पीड हैज़ ओनली अ वैल्यू, इट डोंट हैव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, so acceleration has a value and direction, we had studied in chapter number 3. Density, so density is a scalar quantity, always remember, and formula of density यहाँ पे लिखता हूँ, density denoted by rho, density is equal to mass by volume. Here mass is a scalar and volume is also scalar, so whole density is a scalar quantity, है ना, important, इसको याद रख लेना। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नाम पर से ही लग रहा है, दिख रहा है कि ये सिर्फ एक नंबर्स है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर्स, वो बोल ही रहा है कि ये नंबर्स है, नंबर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज़ अ पर्टिकुलर नंबर। फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में हम हमारे आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली हमने चैप्टर 3 में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड देन एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी है। रेडी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी है। चलो so here we finish our exercise number numerical number 1. Same type of numerical exercise numerical number 2. Pick out the two scalar quantities in the following list. हमें क्या करना है, we have to choose two scalar quantities. चलो पहला है फोर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर देता हूँ, ये यहाँ पे हो जाएंगे वेक्टर्स। रेडी, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स फोर्स एज अ वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। सो एंगुलर मोमेंटम वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। रेडी, ये हमारे 6th चैप्टर में आएगा कि कैसे ये स्केलर होती है। देन करंट,
करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन करंट। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होगी ना जो हमने कभी तक पढ़ी ही नहीं है कभी भी, बट इन्होंने दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। यस, ओ सॉरी, करंट जो है उसमें एक मिस्टेक है। करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट आएगा स्केलर क्वांटिटी। करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। करंट जो है हमारे स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 3 है। सो सीधा वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्यों करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये दो ही चीज़ें डिफाइन करनी थी। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंड फिर बचा एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें से दो तो वेलोसिटीज़ है, ऑब्वियसली वो वेक्टर है क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो आवर आंसर इज दिस कि कौन सी दो स्केलर है, वर्क और करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो आई एम अगेन टेलिंग यू, हो सकता है कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपने पहली बार देखी हो, आपको पता भी ना हो, बट टेक्स्ट बुक में दिया है सो हमें करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। pick out the only vector quantity in the following list. We have to pick only vectors, और स्केलर्स को मैं यहां पे लिखता हूं। चलो, सो टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर स्केलर होगा क्योंकि टेम्परेचर की सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, यस, प्रेशर, सो प्रेशर जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। देन थर्ड क्वांटिटी इज इम्पल्स, सो इम्पल्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी आपको इस क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट इसका आंसर ये आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है टाइम जो कि स्केलर क्वांटिटी है। पावर वो भी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, पावर। टोटल पाथ लेंथ ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमारा ग्रेविटी चैप्टर नंबर 8, ये भी स्केलर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एंड चार्ज ये भी स्केलर क्वांटिटी है। सो इन सब में से वेक्टर क्वांटिटी एक ही है, वो है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। स्टेट विथ रीजंस whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. चलो, ओके, following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस दिए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये ऑपरेशन पॉसिबल है कि नहीं। पहला ऑपरेशन है एडिंग एनी टू स्केलर्स। कोई भी दो स्केलर को ऐड करना है, क्या ये पॉसिबल है? सो आंसर आएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? रीजन, वी कांट ऐड एनी टू डिफरेंट एनी टू स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल्स देखो मैं बताता हूं, हम स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं पर कोई भी दो नहीं। वी कैन ऐड scalars only of same dimensions।
हम ऐसे ही स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं कि जिसके डायमेंशन सेम होते हैं, कोई भी दो स्केलर को हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कि देर आर टू स्टूडेंट्स, एक की हाइट है 160 सेंटीमीटर, दूसरे की हाइट है 150 सेंटीमीटर। पहले का मास है 35 kg, दूसरे का मास है 40 kg। ठीक है, दो स्टूडेंट है, हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, दोनों की हाइट है और दोनों का मास है। अब कोई पूछे कि टोटल हाइट क्या है, व्हाट इज द टोटल हाइट? सो टोटल हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 160 प्लस 150, दिस इज द करेक्ट मेथड। बट वी कैन नेवर डू लाइक दिस 160 प्लस 35, इट इज नॉट पॉसिबल। किलो, ये सेंटीमीटर के अंदर सेंटीमीटर ही ऐड हो सकता है। ये सेंटीमीटर है, ये हाइट है और ये मास है, सेंटीमीटर एंड किलोग्राम, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। रेडी, समझ में आ रहा है? सो हम उसी स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं जो उसके डायमेंशंस सेम है। चलो, सो वी कैन नॉट ऐड एनी टू स्केलर्स, कोई भी दो को हम ऐड नहीं कर सकते। अब बी, एडिंग अ स्केलर टू a vector of same dimensions। स्केलर को वेक्टर से ऐड करना है और यहां पे कंडीशन दी है कि दोनों सेम डायमेंशन के हैं, तो क्या इनका एडिशन हो सकता है? नो, वी कैन नेवर ऐड स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का एडिशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर वो सेम डायमेंशन के हो या ना हो। स्केलर में स्केलर का ही एडिशन हो सकता है, वेक्टर में वेक्टर का ही एडिशन होता है, स्केलर प्लस वेक्टर का एडिशन नहीं हो सकता। चलो सी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, किसी भी वेक्टर को क्या किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो आंसर आएगा यस। और ये थ्योरी तो हमने देखी थी, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा था कि किसी भी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो उतने टाइम्स बड़ा हो जाता है ना, किसी भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो उतना बड़ा हो जाता है। थियरी पोर्शन में हमने एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था, मास ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, एक्सेलरेशन को, एम ए, सो हो जाता है फोर्स। सो मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस इट इज़ पॉसिबल, और आंसर में हमें नया वेक्टर भी मिल सकता है। सो यस इट इज़ अ पॉसिबल। रेडी, चलो नेक्स्ट है हमारा डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, क्या कोई भी दो स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो आंसर आएगा यस। कोई भी दो का क्या बोलते हैं, एडिशन नहीं कर सकते हैं। यहां पे था ना, एडिंग एनी टू स्केलर्स, ये पॉसिबल नहीं है, बट किसी भी दो का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, तो पावर इनटू टाइम,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें मिलेगा वर्क। ये प्रीवियस चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे। बट यस, इट इज़ पॉसिबल, यू कैन मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर क्वांटिटीज, और आंसर में हमें नई स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है। चलो, नाउ ई, एडिंग any two vectors, so answer आएगा no, same, we can't add any two vectors, to add we need vectors of same dimension। वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन का एडिशन पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी का ही एडिशन पॉसिबल है। ओके, अब है एफ, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। चलो, तो इसका जो आंसर है ना, 100% सही, मतलब डायरेक्टली हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, मतलब कि देखो मेरे पास एक वेलोसिटी है v, और इसके दो कंपोनेंट है वी एक्स आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट। सो ये जो है ये हमारा वेक्टर है और ये दोनों उसके कंपोनेंट है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट, मान लो कि वी एक्स आई, उसको हमें ऐड करना है सेम वेक्टर से, तो क्या ये पॉसिबल है? सो नो, आंसर आएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। डायरेक्टली तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, कंपोनेंट को किसी भी उसके वेक्टर से हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट वी कैन डू इट यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की जो हमने थ्योरीज पढ़ी है उसका यूज करके हम कर सकते हैं, रेडी। डायरेक्टली हम उसको ऐड नहीं कर सकते। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वेलोसिटी जो होती है उसका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट भी वेक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई कैरेट और जे कैरेट लगा हुआ है। सो कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर्स आर ऑल्सो अ वेक्टर्स, ये दोनों भी क्या है, वेक्टर्स हैं, रेडी। चलो, सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. The magnitude of a vector is always scalar. So option A जो है, सेंटेंस A is 100% true। किसी भी वेक्टर की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑलवेज स्केलर ही होता है, और ये हमने थियरी में अच्छे से पढ़ा है आपको। B, each component of vector is always scalar। सो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का हर एक कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, सो इट इज अ फॉल्स। कंपोनेंट इज ऑलवेज वेक्टर। नाउ सी, द
total path length is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle. So यहाँ पे क्या बोला है, path length is always equal to the magnitude of displacement vector. सो इसका आंसर आएगा कि भाई ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑलवेज इक्वल टू नहीं होगा. इक्वल टू कब होता है, when particle is moving in single direction. एक ही डायरेक्शन में जब वो जाता है तो ही पॉसिबल है ऐसी वाली डायरेक्शंस में. ठीक है, चलो. अदरवाइज जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये ऑलवेज होता है ऐसा, बट सिर्फ इज इक्वल टू सिर्फ ऐसे ही केस में होता है. नाउ डी, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यहां पे लिखते हैं एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो ये हम चैप्टर 3 से देख के आते हैं कि ये सही है. पाथ लेंथ और एवरेज स्पीड दोनों के लिए यही करेक्ट स्टेटमेंट है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. डी स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ ई, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर. इसके लिए नया पेज निकालना पड़ेगा. देखो आपको क्या बोला है कि आपके पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर्स और वो भी कैसे है, नॉट लाइंग इन अ प्लेन. 3 वेक्टर्स विच आर नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर add up to give a null vector. null vector मतलब जीरो वेक्टर. मान लो कि ये 3 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट लाइंग इन अ प्लेन. तीनों एक ही प्लेन में नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, 3 वेक्टर का एडिशन जीरो कब हो सकता है, 3 वेक्टर का एडिशन कब जीरो हो सकता है. मान लो कि मैं ए और बी को ऐड करता हूं. ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, और इन दोनों का एडिशन मेरा हुआ ये, सपोज ए प्लस बी. ठीक है, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप. मुझे अब इन तीनों का एडिशन करना है. मेरा टारगेट ये है ए प्लस बी प्लस सी करना है और आंसर में मुझे जीरो लाना है. बट प्रॉब्लम ये है दे आर नॉट लाइंग इन अ प्लेन. सारे के सारे एक ही प्लेन में नहीं है. ये अलग है, ये अलग है, और सी मान लो ऐसा है. ये डिफरेंट प्लेन हो गया. अब मैंने क्या किया, ए और बी को ऐड कर दिया, उसमें अब सी को ऐड करना है. तो ये जीरो तभी पॉसिबल होगा जब सी जो है वो ए और बी का जो एडिशन है एग्जैक्टली उतना और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. मतलब ये यहाँ पे माइनस सी, तो ही इनका एडिशन जीरो होगा. ए प्लस बी के अंदर अगर उतनी ही वैल्यू का नेगेटिव सी ऐड करे तो ही ये पॉसिबल है कि जीरो हो सकता है. सो फॉर दैट सी मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ ए प्लस बी. समझ में आया? देखो 3 चीजों का एडिशन जीरो तभी हो सकता है जब 2 के बराबर तीसरा हो. अब ये वेक्टर्स है तो 2 के बराबर तीसरा, बट तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए.
मतलब कि ये दो वेक्टर का जो एडिशन हुआ और वो जो भी प्लेन में है उसी प्लेन में सी वेक्टर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला कि सारे के सारे डिफरेंट प्लेन में है, तो मे बी सी अगर ऐसा हुआ तो ये वेक्टर्स का एडिशन 0 नहीं हुआ, ए प्लस बी और सी तो यहाँ पे है। सो नॉट लाइंग इन अ प्लेन है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कैन नेवर एड अप टू अ नल वेक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये सेम प्लेन में होते तो ये पॉसिबल हो सकता था। रेडी? सो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।